हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे और काफी सेशन अपन ने कर लिए हैं वंशागति के आणविक आधार का। आज का जो टॉपिक है, छोटे छोटे दो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कूट पहला टॉपिक है और दूसरा है अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु। ठीक है, जो आरएनए है एक प्रकार का, उसके बारे में यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ करके आइडिया हो गया होगा कि उत्परिवर्तन का अपन ने पहले पढ़ रखा 5वें चैप्टर में। आनुवंशिक कूट के लास्ट 2 सेशन अपन ने कर लिए हैं यहाँ से। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन बोलते हैं डीएनए में। उसकी वजह से जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों परिवर्तन हो जाते हैं। और आरएनए के बारे में भी अपन ने टाइप्स वगैरह देखा था, थोड़ा सा डिस्कशन अपन ने किया था। तो अंतरण आरएनए अनुकूलक जो अणु है उसके बारे में अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। एक और बात, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अन्यथा इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां आप अपने मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज जो पे डाउट है उसकी पिक्चर आप शेयर कर सकते हैं, वहां अपन डाउट को डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट अपन करते हैं। उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कूट। जीन व डीएनए के बीच आपसी संबंधों को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। ठीक है, जीन व डीएनए के बीच के संबंधों को, अपने को पता है कि जो भी डीएनए होता है उसी का एक पार्ट होता है जीन। ये अपन ने जीन की परिभाषा देखी थी सिस्ट्रॉन की फॉर्म में। तुम उत्परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो 5वें जो चैप्टर था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था उत्परिवर्तन अलग अलग प्रकार का होता है, उसके प्रकार देखा था, बिंदु परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट वगैरह, उससे होने वाले डिजीज या डिसऑर्डर की भी अपन ने बात की थी। एक डीएनए के खंड में अधिक लोपन व पुनर्योजन के प्रभाव के बारे में आसानी से समझ सकते हो। तो डीएनए में लोपन का मतलब होता है किसी एक पार्ट का यहाँ से हटना, बाहर निकलना। ठीक है, और योजन का मतलब होता है किसी पार्ट का यहाँ पर जुड़ना, वो अपने पास होता है। तो अगर हटेगा तो इस जीन का जो डीएनए का जो यहाँ से काम था उसमें क्या होगी? क्षति यहाँ से आएगी, उसमें कमी यहाँ पर आएगी। और जुड़ेगा तो उसके काम में यहाँ पर वृद्धि आएगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? लोपन में पुनर्योजन के परिणाम स्वरूप जीन के कार्य की क्षति या वृद्धि होती है। बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल अवशिष्ट ग्लूटामेट से वेलिन में परिवर्तित होता है। यह भी अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो ग्लोबिन जो बात कर रखी है, ग्लोबिन बाज, ये वर्णों में मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 4 चेन होती है, 2 तो अल्फा होती है, 2 ही क्या होती है? बीटा होती है। तो इसमें से एक जो बीटा चेन होती है उसके 6th पोजीशन पर जो एक प्रकार का जो क्षार युग्म है उसमें परिवर्तन होता है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो ग्लूटामेट से वेलिन में परिवर्तन हो जाता है, जो अमीनो अम्ल है उसका। ठीक है, तो ये 5वें चैप्टर में भी अपन ने डिस्कस किया। और इस प्रकार के होने वाले रोग को दांत्र कोशिका सुरक्तता या सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जिसमें जो अपनी आरबीसी उसका शेप हंसियाकार हो जाता है, डिस्क शेप हो जाता है, और जो भी ऑक्सीजन वगैरह इसके साथ जुड़ती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ से होने लग जाती है। ठीक है, बिंदु परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के प्रवेश या विलोपन के बारे में नीचे दिए गए साधारण उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इस कथन पर ध्यान दो कि जो निम्न शब्दों से बना है, दो जो निम्न शब्दों से बना जिसके 3 वर्ण या अक्षर आनुवंशिक कूट की तरह मिलते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है 3 वर्ण या अक्षर आनुवंशिक कूट के जैसे हैं। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे राम हैज रेड कैप, तो ये जो 3 यहाँ पर अपने पास लिखे गया आनुवंशिक कूट की तरह मिल रहे हैं अपने को। अब हैज व रेड के बीच में अक्षर बी को जोड़ा जाए तो ठीक है, तो यहाँ जो अपने पास राम हैज रेड कैप था, हैज और रेड के बीच में अपन क्या जोड़ रहे हैं? अक्षर बी को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। और कथन को पुनर्योजित किया जाए तो निम्नवत पढ़ा जाएगा। तो देखो, राम है सेम है। अब इसके बीच में बी अपन ने डाला है तो आगे बी आर ई। तो इसने पहले ही बोला कि 3 वर्ण जो है वो क्या आनुवंशिक कूट है, तो 3 का जोड़ा अपने को बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ बी आर ई बन गया डीसी और पी सबसे लास्ट वाला बाहर निकल गया। फिर बी के बाद में आई और अपन ने जोड़ा है तो बी आई हो गया जो रेड कलर में बताया जा रहा है। फिर आर ई डी सी ए पी अपने पास हो गया। और बी आई के बाद में जी और अपन जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया? बिग। यहाँ पर टोटल ओवरऑल हो गया ये राम है बिग रेड कैप, और आगे वाले सीक्वेंस वापस से वैसे ही बन गए। ठीक है, तो उपयुक्त अभ्यास को रेड अक्षरों को एक के बाद एक विलोपित कर दोहरा सकते हैं। तो जो है ना अपने पास राम हेज जो रेड कैप लिखा अपने पास सिंपल सा, उसमें से अपन क्या कर रहे हैं कि जो रेड है उसमें से एक एक अक्षर को हटा रहे हैं। पहले आर को हटा रहे हैं, फिर ई को, और फिर डी को। तो राम हेज सब में सेम है। अब आर ई डी में से अपन ने आर हटा लिया, यहाँ से देखो आप। उसके बाद में ई को अपन ने हटा लिया, डी, ये जी नहीं होगा सी होगा, करेक्शन इसके इसमें है हिंदी में थोड़ा सा।
हिंदी वाले एनसीईआरटी में। और राम हेज, अब डी भी अपन ने यहाँ से हटा लिया तो बचा क्या, केप हो गया। मतलब ओवरऑल आरईडी पूरा यहाँ से हट चुका है। उपरोक्त अभ्यास से निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। एक या दो क्षारों के निवेशन या विलोपन से निवेशन या विलोपन बिंदु के बढ़ने का प्राधार रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन होता है। या तो एक क्षार या दो क्षार अगर अपन हटाते हैं तो उसके बढ़ने का सीक्वेंस क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे ही आप देखो यहाँ से रेड जैसे ही पूरा यहाँ से हट गया तो ये जो बाकी बचे हुए त्रिक की फॉर्म में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। यद्यपि ऐसे परिवर्तन का उल्लेख वाचन प्राधार निवेशन या विलोपन के रूप में किया जाता है। तीन या तीन क्षारों के गुणन, या तो तीन या उसके साथ में 6 या 9 गुणन की बात कर रहा ना 12, या तो 3 हटा लो, 6 हटा लो, 9 हटा लो, 12 हटा लो, ठीक है, या जोड़ दो, या तीन सिंपल सा ही हटाओ अगर, जैसे ए यू जी सी टी सी जी यू जी। तो अगर आप इसके बीच में तीन क्षार यहाँ पर डालते हैं या यहाँ से इसे तीन को हटाते हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, या तो निवेशन या विलोपन से एक अथवा अनेक कोड तदनुसार एक अथवा अनेक अमीनो अम्लों के वाचन प्रदार इस बिंदु का आगे अपरिवर्तित रहता है। तो इससे अगर आपने हटा लिया है तो इससे पहले वाला तो अपरिवर्तन रहेगा, ठीक है। तो कोड में अगर किसी प्रकार का, अगर इसे आप हटा रहे हैं तो इससे होने वाला जो अमीनो अम्ल है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो अपने पास प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है उसमें क्या आएगा, उसमें 100% परिवर्तन आएगा, क्योंकि यहाँ से अपन ने इसे हटा लिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों केस आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास आता है अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु। कूट परिकल्पना के बहुत पहले से ही फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, अगर किसी के पास पुरानी वाली एनसीईआरटी हो 2017 या 18 से पहले की, उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, तो आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से उसमें बता रखा है, ठीक है। नई वाली एनसीईआरटी में थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किया तो अपन नई के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से ही फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने वे इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है, क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशेषता नहीं होती जिससे कि ये कूट को विशेष ढंग से पढ़ सके, ठीक है। तो इन्होंने पहले से पता लगा लिया था कि जो अपने पास जो भी सीक्वेंस है, जो अपने बेस या क्षार युग्मों का जो सीक्वेंस है और साथ साथ में जो अमीनो अम्ल है उसमें कोई ना कोई रिलेशन है, तभी तो अपने पास क्या बनेगा, जो प्रोटीन है वो यहाँ से बनेगा। इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है, कूट को मतलब जो अपने पास जो कूट था, जो कोडोन की जब अपन बात कर रहे थे, तो इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु होता है जो क्या करता है, एक तरफ से कूट को पढ़ता है। मान लो ये अपने पास कोई अणु है तो ऊपर से ये कूट को पढ़ रहा है साहब, ठीक है, और इसके अपोजिट ये क्या कर रहा है, दूसरी तरफ विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं, ठीक है। और इसके तरफ दूसरी तरफ क्या होता है, अमीनो अम्ल यहाँ से जुड़ता रहता है, किसके हिसाब से, इन कूट के हिसाब से। मान लो AUG था यहाँ पर कूट, तो AUG अपन ने क्या पढ़ा था, जो टेबल थी उसके अंदर मिथ्योनिन को कोड करता है। तो जैसे ही कूट यहाँ पर AUG आएगा तो इसके अपोजिट अमीनो अम्ल जो मिथ्योनिन है वो भागा भागा आएगा, बोले मेरा लाइक आ गया यहाँ पर सब, फिर उसके आगे वापस से कुछ आएगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, अमीनो एसिड यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, एक तरफ तो क्या था, कूट को पढ़ता है, दूसरी तरफ विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ते रहते हैं। जैसे आप इसके अंदर आप देख सकते हो, ये RNA अपने पास है, mRNA लिखा है इसमें इन्होंने, ठीक है, 5 प्राइम और 3 प्राइम दो सिरे दे के। अब ये जो कोडोन है जैसे AGU है, ठीक है, AGU है, इसके अपोजिट जो एंटी कोडोन आ रहे हैं किसका, tRNA का। A के अपोजिट U आता है, G के अपोजिट C आता है और U के अपोजिट A आता है। तो ये कोडोन हो गया, एंटी कोडोन आ गया। जैसे ही यहाँ पर ये आएगा तो इसे आप जब उस टेबल में देखोगे 64 कोडोन वाली में, तो आपको सीरीन अमीनो एसिड मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो जैसे ही AGU के अपोजिट वाला जो tRNA वाला UC आएगा तो पता चल जाएगा कि यार अब सीरीन अमीनो अम्ल की अपने को जरूरत है। USE में आप देखोगे तो AUG यहाँ से आएगा और AUG में अपने पास थायरोसिन वगैरह इस प्रकार का आ जाएगा, ठीक है, USE से, ठीक है। तो ये आप उस टेबल से देख सकते हो। तो tRNA ही अपने पास क्या है, अनुकूलक अणु है। ये tRNA की संरचना यहाँ अपने को बता रखी है। ध्यान में रखने वाली चीज ये, एक तरफ से कूट को पढ़ता है, दूसरी तरफ अमीनो अम्ल आता है। ये कूट अपने पास पढ़ रहा है, दूसरी तरफ अमीनो अम्ल आ रहा है। अंतरण आरएनए जिसे विलेय आरएनए, एस आरएनए भी कहते हैं। विलेय का मतलब एस आरएनए और एस आरएनए की फुल फॉर्म होती है सोल्यूबल आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, ठीक है, के बारे में जानकारी आनुवंशिक रूप से पहले थी, फिर भी अनुकूलक अणु मतलब यही अणु काम करता है, इसकी भूमिका के बारे में बाद में जानकारी मिली। अंतरण आरएनए में एक प्रतिकूटक, प्रतिप्रकूट होता है, जैसे एंटीकोडोन होता है। इसी टीआरएनए की बात करें अनुकूलक अणु में, कोडोन तो अपने पास इस mRNA पर है, लेकिन इसके अपोजिट एंटी, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, प्रतिकूलक प्रतिप्रकूट जो होते हैं वो किस पर होते हैं, अनुकूलक या टीआरएनए अणु पर होता है। एंटीकोडोन फंदा, एंटीकोडोन फंदा होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं, इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है। तो अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर अभी अपन ने यहाँ से देख लिया, ये वाला है जैसे यहाँ पर, ठीक है।
तो इस प्रकार से यहाँ कुछ बता रखा है इन्होंने, जिससे ये अमीनो अम्ल से जुड़ता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट संतरण आरएनए होता है। हर एक अमीनो अम्ल जो है उसके लिए हर एक क्या होता है, टी आरएनए होता है। ठीक है, जैसे यहाँ अपन देखो ये टी आरएनए एक था, इसके लिए कोई ना कोई अमीनो अम्ल यहाँ पर आएगा, फिर ये वापस से टी आरएनए है, इसके लिए एलेनिन आ गया, फिर इसके लिए टी आरएनए है, इसके लिए वेलिन आ गया, ये टी आरएनए इसके लिए एस्पार्टिक या एर्जिनिन वगैरह, ये इस प्रकार से अमीनो अम्ल यहाँ से आते जा रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है। ठीक है, जो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है पॉलीमराइजेशन को, बहुलीकरण को, उसके लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, अंतरण आरएनए, जिसे प्रारंभन अंतरण आरएनए कहते हैं, जो स्टार्ट इसे कराएगा। रोध प्रकोड के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता। रोध प्रकोड का मतलब जो स्टॉप कोडॉन है, यूएए, यूजीए, ठीक है, वो जो 3 स्टॉप कोडॉन अपन ने देखे थे, उनके लिए कोई भी अंतरण आरएनए जो टी आरएनए वो यहाँ पर नहीं होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिएगा। उपरोक्त चित्र में अंतरण आरएनए की द्वितीयक संरचना दर्शाई गई है, जो तिप्तिया या क्लोवर, तिप्तिया या क्लोवर की पत्ती जैसी दिखाई देती है। द्वितीयक संरचना है, 2D संरचना है। वास्तविक संरचना में ये क्या होता है, एक सघन अणु में जो उल्टे एल आकार का दिखता है इस प्रकार से। ठीक है, वास्तविक में सघन अणु है, लेकिन एल तो अपन इसने बताया है, लेकिन माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के बिना देखना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना भाई साहब, सिंपल सा। ये द्वितीयक संरचना जो है किसके जैसे दिखती है, क्लोवर लीफ के जैसे मिलती है, तिप्तिया के जैसे, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उल्टे एल आकार की दिखती है। ठीक है, ये आप देखो यहाँ राइबोसोम बता रखा है इन्होंने, स्थानांतरण की जो प्रोसेस है उसमें राइबोसोम की छोटी उप इकाई है, ये बड़ी उप इकाई है। ये mRNA 5 से 3 में अपन चल रहे हैं, 3 की फॉर्म में यहाँ पर ये जो कोडोन है वो पढ़े जा रहे हैं इस प्रकार से। ये 3 की फॉर्म में कोडोन पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ये 3 आ गया यहाँ पर, ये वापस से 3 आ गया। 3 की फॉर्म में जब कोडोन पढ़ रहे तो इसके अपोजिट ये एंटी कोडोन यहाँ से आ रहे। जैसे GCA यहाँ पर लिखा है, तो G के अपोजिट क्या आता है, GCA लिखा है इसमें, आप देखो यहाँ पर, तो G के अपोजिट आता है C के अपोजिट आता है G, और G के अपोजिट आता है T। तो ये CGT वाला यहाँ पर आ गया tRNA। ठीक है, और इसके लिए अपने पास स्पेसिफिक क्या होगा, अमीनो अम्ल होगा, जो इसके आकर जुड़ जाएगा। फिर वापस से नेक्स्ट में यहाँ पर इसके अपोजिट आएगा, फिर वापस से आएगा। तो ये बहुत सारे अमीनो अम्ल जब एक दूसरे के साथ में आएंगे तो यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा इन सब के बीच में। ये लाइन बता रखी है ना यहाँ पर, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, वर्धक पॉलीपेप्टाइड। एक पेप्टाइड को अपन पेप्टाइड बोल रहे हैं, 2 को डाइपेप्टाइड, 3 को ट्राई, लेकिन ये बहुत सारे, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, पॉलीपेप्टाइड। वर्धक का मतलब आगे की ओर बढ़ रही है, बढ़ने वाले। ठीक है, और ये पीछे से अपने पास नए आरएनए अणु यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर होगा, तो ये अपना जो पोर्शन है यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में जब अपन मिलेंगे तो स्थानांतरण देखेंगे अपन, इसका जो ट्रांसलेशन है, प्रोटीन का निर्माण जो है वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।